ये कहानी है आजमगढ़ गांव की, जहां सुनीता अपने बेटे और बहू अंजलि के साथ रहती थी। उनका गांव बहुत छोटा सा था, क्योंकि वहां काफी आबादी थी। इसी कारण सबके घर काफी छोटे छोटे बने हुए थे। अंजलि को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। वह जिस गांव से आई थी, उस गांव में बहुत हरियाली थी, इसलिए अंजलि को हरियाली पसंद थी। लेकिन उसके ससुराल में सब लोग मकान बनाने के लिए सारे पेड़ पौधे काट देते हैं। अब गांव में पेड़ पौधे नहीं थे। एक दिन अंजलि छोटे छोटे पौधे घर में लगाती है। बाबू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। इतने छोटे से घर में जैसे तैसे तो रह रहे हैं, ऊपर से तुम ये पौधे लगा रही हो। यहाँ निकलने तक की तो जगह होती नहीं है। बेवजह जगह मत घेरो। चलो जल्दी से ये सारे पौधे निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। माँ जी, पेड़ पौधों से तो अच्छा वातावरण होता है, प्रदूषण भी खत्म होता है, और मैंने सारी सब्जी के पौधे लगाए हैं। मैंने आपका फेवरेट बैंगन का पौधा भी लगाया है माँ जी। बैंगन हम बाजार से लेकर आ जाएंगे, फालतू के काम मत करो। पेड़ पौधों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। चलो इन्हें निकालो, अब शाम में ही बैंगन लेकर आ जाऊंगी। माँ जी, मुझे घर के बैंगन बहुत पसंद हैं। बाजार में बैंगन में कीड़े निकलते हैं, अच्छे भी नहीं होते। कुछ लोग तो इसमें तरह तरह की दवाई मिक्स कर देते हैं, उससे हमारा शरीर बहुत खराब हो जाता है माँ जी। मैं ये सब बकवास नहीं सुनना चाहती। सारी सब्जियां गांव में मिल जाती हैं, भले ही जैसी भी मिलती हो वही खाओ, उसी से गुजारा चलाओ। यहाँ पेड़ पौधे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, निकालो इन्हें यहाँ से। सुनीता अंजलि के सारे पेड़ पौधे निकलवा देती है। अंजलि अपने आंगन से सारे पौधे निकालकर बाहर सड़क के पास लगा देती है। तब उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे उसमें तरह तरह की सब्जियां आनी शुरू हो जाते हैं। टमाटर, भिंडी और जो अंजलि को सबसे ज्यादा पसंद थे, बैंगन, वो भी आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन रात में न जाने किसने सारे पेड़ पौधे उखाड़कर फेंक दिए। अगले दिन अंजलि रोते हुए अपनी सास से बोलती है, माँ जी देखो ना, मेरे सारे पेड़ पौधे पता नहीं किसने निकाल कर फेंक दिए। मैंने इतनी मेहनत से लगाए थे, उनमें तो सब्जी भी आना शुरू हो गई थी। अगर हम उन्हें बेचते तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती और मेरे मनपसंद बैगन भी मिल जाते। पर पता नहीं माँ जी किसने सारे पेड़ उखाड़ दिए। बहू, तुम कैसी पागलों वाली बातें करती हो? भला तुम्हारे 12-15 पेड़ लगाने से घर का गुजारा कैसे होता? उसमें सब्जियां आती ही कितनी, जो तुम आर्थिक स्थिति सही होने की बात करती हो। भला सब्जी से क्या कमाई होगी? मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि यहाँ जगह नहीं है। तुमने देखा है, पूरे गांव में कहीं पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो पौधे कहाँ से लगाएंगे? तुम्हें ही पता नहीं क्या लगी थी। अब रोना बंद करो और अंदर चलो। माँ जी, मेरे प्यारे पौधे। अंजलि अपने पौधों को देखकर बहुत तेज तेज रोती है और उन्हें उठा लेती है और रोती है। उसका दिल बहुत दुखता है। उसकी आंखों से गिरा आंसू एक बैंगन के पौधे पर जाकर गिरता है और फिर वो रोते रोते उन पौधों को बाहर ही रखकर अंदर चली जाती है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसकी सास को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। गांव में दूषित हवा फैल गई थी। पेड़ पौधे न होने की वजह से गांव में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तब सास बोलती है, बहू देखना मुझे क्या हो गया है। मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। माँ जी, ये दिक्कत आपको ही नहीं, पूरे गांव को हो रही है। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, इस गांव में किसी ने एक भी पौधा नहीं लगाया, जिसकी वजह से दूषित हवा फैल गई है और गांव में ऑक्सीजन की कमी हो गई है।
आधे से ज्यादा गांव बीमार हो चुका है। हम भी पता नहीं कब तक ऐसे रहेंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तू कुछ कर बेटा, तू कोई भी पौधा लगाकर मेरी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दे। मैं अभी नहीं मरना चाहती। मैंने तो अभी अपने पोता पोती का मुंह भी नहीं देखा। आप बहुत दूर की सोच रही हो माँ जी। पोता पोती तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आपके बेटे बहू भी नहीं बच पाएंगे और एक दिन में कुछ नहीं होता। सब गांव वालों को कम से कम कुछ पेड़ पौधे तो गांव में लगाने ही चाहिए थे। तू ऐसी बातें ना कर बहू, भगवान के लिए तू कुछ कर। अपनी सास को ऐसे मत मरने दे। ठीक है माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। अंजलि घर से बाहर चली जाती है और कुछ पौधे अपने घर के आंगन में लगा देती है। साथ ही बैंगन के पौधे को तो अंजलि भूल ही नहीं सकती थी। वो उसे भी लेकर आती है और आंगन में लगा देती है। तभी अंजलि की नजर घर के बाहर पड़े उस पुराने मुरझाए हुए बैंगन के पौधे पर पड़ती है। अरे, ये तो वही बैंगन का पौधा है जिसको मैंने पहले लगाया था। चलो, मैं इसे भी उठा लेती हूँ। अंजलि जैसे ही बैंगन के पौधे को हाथ में लेती है, तभी वो देखती है वो मुरझाया हुआ पौधा रो रहा था। अंजलि उसकी आंखों को साफ साफ देख सकती थी, यहाँ तक कि आंसुओं को भी देख सकती थी। ये देखकर अंजलि डर जाती है। तब बैंगन का पौधा बोलता है, अंजलि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बोल भी सकते हो, पर ये सब कैसे हो सकता है? अंजलि, जब तुमने मुझे पकड़ा था और अपने कीमती आंसू मेरे ऊपर गिराए, तब मैं जादुई बैंगन का पौधा बन गया। तुम्हारा दिल इतना साफ है और दुनिया में बहुत कम लोग पेड़ पौधों के बारे में सोचते हैं, और तुमने तो सिर्फ सोचा ही नहीं, हमारा दर्द भी महसूस किया। अगर तुम जादुई बैंगन के पौधे हो तो तुम मुरझा क्यों गए? अंजलि, हम पेड़ पौधे सिर्फ धरती में ही खिल सकते हैं। अगर हमें उखाड़ दिया जाता है तो हम मर जाते हैं, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे कारण जिंदा हूँ और मेरा ही श्राप इस गांव वालों को लगा है, इसलिए यहाँ साफ हवा की कमी हो गई है। श्राप? कैसा श्राप? हाँ, जैसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी मुझसे छीननी चाही, वैसे ही उनकी भी जिंदगी उनसे छिन जाएगी। यही मेरा श्राप है। नहीं नहीं जादुई बैंगन के पौधे, आप ऐसा मत करो। इन सब नादान को ऐसी सजा मत दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि फिर उस जादुई बैंगन के पौधे को दोबारा लगा देती है। वो पौधा खिल जाता है और खुश हो जाता है। अंजलि गांव वालों को सब बताती है। तब गांव वाले भी गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं। कुछ समय बाद जादुई बैंगन के पौधे पर बैंगन आ जाते हैं। धीरे धीरे गांव की हवा साफ होने लगती है। अंजलि की सांस भी ठीक होने लगी। थैंक यू बहू, मुझे भी माफ कर दो। तुम सही थी, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वरना जो हमारे गांव के साथ हुआ, आगे जाकर ये पूरे देश के साथ होगा। जादुई पेड़ की वजह से गांव की दूषित हवा भी खत्म हो जाती है और अंजलि के जादुई बैंगन के पौधे पर बहुत सारे बैंगन आ जाते हैं। वो बैंगन तोड़ते ही तुरंत दोबारा लग जाते थे। अंजलि उन्हें बाजार में बेच देती थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। फिर वह और सब्जियां भी लगाने लगी, लेकिन उसका जादुई बैंगन का पौधा उसकी हर मनोकामना पूरी करता था और उसके बैंगन कभी भी खत्म नहीं होते थे। पालमपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम राजू था। राजू पैसे कमाने के लिए एक गोदाम में बोरी रखने का काम करता था, जिसके उसे 500 रुपए मिला करते थे। पर इस 500 रुपए से राजू का घर अच्छे ढंग से नहीं चल पाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी राजू पर हमेशा गुस्सा करती थी। राजू भी मजबूर था, क्योंकि उसे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था, जिसकी वजह से वो राजू हर दिन गोदाम में बोरे उठाने का काम करता था। एक दिन इसी तरह राजू अपनी पत्नी मीना से कहता है,
अरे मीना, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? हम दोनों मिलकर ये 500 रुपए में ही गुजारा कर लेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें भी एक अच्छा सा काम मिल जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं जी, तुम ही बताओ। ये 500 रुपए में आजकल होता ही क्या है? ऊपर से आजकल की महंगाई भी जान ही ले रही है। ठीक है मीना, मैं सेठ जी से अपने पैसे बढ़ाने की बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सेठ मेरी बात को समझे। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है, जहां राजू सेठ से अपने पैसे बढ़ाने की बात कहता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना, कहो कहो। सेठ जी, क्या आप मेरे पैसे बढ़ा सकते हो? ये 500 रुपए में मेरा घर अच्छे से नहीं चल पा रहा। आपको तो पता ही होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन मैं अब पैसे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। बेचारा राजू उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है, जहाँ उसकी पत्नी राजू से कहती है, क्या कहा सेठ ने, पैसे बढ़ाए या नहीं? मीना, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मुझे यही काम करना होगा। हे भगवान, आखिर हम ऐसे गरीबी में कब तक रहेंगे? ये 500 रुपए में क्या होगा आखिर? कुछ तो रहम करो हम पर। बस कर मीना, भगवान हमारी भी सुनेगा। बस हमें दिल से मेहनत करनी है, और क्या। राजू ऐसा कहकर मुंह धोने चला जाता है, जहाँ मीना की सहेली सुमन मीना के घर आती है। ओ सुमन, कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं देती। मैं यही हूँ दीदी, क्या करूँ? मुझे इतना काम ही हो जाता है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और बताओ, तुम्हारे पति का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, बस महंगाई का जमाना आ गया है। आज के समय में पैसे की बहुत जरूरत होती है दीदी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे पति भी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, इसलिए मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। मीना को ये बात सुनकर बहुत ही अफसोस होता है, और उसके जाने के बाद मीना राजू से कहती है, देखा जी, ये सुमन की बच्ची तो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। कुछ दिन पहले ही इसके पति ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला है, इसलिए मुझे सुनाने आई थी यहाँ पर। हे भगवान, तुम भी किन किन बातों में आ जाती हो। जाने दो ना, अब हमारे पास होगा तब देखा जाएगा। अभी जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मीना के इतना कहते कहते ही उसके दिमाग में तरकीब आती है, जो मीना अपने पति से जल्दी से कहती है। एक मिनट, मुझे कुछ तरकीब आई है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरकीब तुम्हें बताऊं? हाँ हाँ। ये जो सुमन आकर अपने रेस्टोरेंट की बात कह कर गई है, क्यों ना हम दोनों भी एक रेस्टोरेंट खोलें? हे भगवान, मीना, क्या तुम्हें पता है कि रेस्टोरेंट खोलने में कितने सारे पैसों की जरूरत होती है? नहीं होगी जी, भले ही हमारे पास एक अच्छा रेस्टोरेंट ना हो, पर हम एक ढाबा तो खोल ही सकते हैं। पर ढाबा कैसे खोलूंगा? हमें उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। इतना कहते ही मीना की नजर अपने घर के ऊपर वाले बांस पर पड़ती है, जिसे देखकर मीना राजू से कहती है, अरे सुनो जी, हम ना एक ऐसी चीज से ढाबा बनाएंगे जिसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत नहीं लगेगी। ये देखो ऊपर बांस, क्यों ना हम बांस से ही एक ढाबा बनाएं? हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हमारे बगीचे में बांस के पेड़ भी लगे हुए हैं। शायद ये ढाबा बनने में हमें फायदा हो। चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एक साथ मिलकर मेहनत करके गांव में एक अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और वैसे भी गांव में एक भी ढाबा नहीं है। इतना कहते ही मीना और राजू मिलकर दिन रात मेहनत करके बांस काट कर गाँव में एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और ये ढाबा देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब था। देखो मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। बस ये ढाबा हमारा अच्छे से चलने लगे, तब हमें कोई कमी नहीं होगी। और जो भी हमारे पास पैसे हैं, उस ढाबे में हम उससे सामान खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से ही हम दोनों इस ढाबे में ना खाना बनाना शुरू कर देंगे। सुबह होते ही देखते बांस के बने ढाबे की गांव में चर्चा होने लगती है। लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, बांस का ढाबा किसने खोला? बहुत ही अच्छा है, चलो चलो देख कर आता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो चलो।
सारे गांव वाले उस बांस के ढाबे को देखने चले जाते हैं, जहां बांस के ढाबे के अंदर राजू और मीना को देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे ये क्या, ये बांस का ढाबा तुमने खोला है? अरे वाह राजू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, ये ढाबा हम दोनों ने खोला है। क्या करूं भाई, जहाँ मैं काम करता था वहाँ मुझे सिर्फ 500 रुपए ही मिलते थे और इस 500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चलता था, तो हमने सोचा कि गांव में एक ढाबा ही खोल दें। अरे वाह भाई, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। बस अब से तो मैं तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आऊंगा, क्योंकि वैसे भी हमारी बीवी से भक्षक होती रहती है। और सारे गांव वाले ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इस तरह राजू और मीना मिलकर दोनों एक साथ ढाबे में खाना बनाकर बेचा करने लगे। और मीना के हाथों में तो जादू था। मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिसके कारण राजू के ढाबे में गांव की भीड़ लगी रहती थी। अरे मीना बहन, जरा अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना तो खिला दे। मैं खासकर तेरे हाथों से बना खाना खाने के लिए ही आई हूँ। हाँ हाँ बहन, जरा बैठो, मैं अभी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। इस तरह देखते ही देखते हर दिन राजू और मीना के बांस के ढाबे में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जिसके कारण राजू और मीना के पास पैसे आने लगे थे, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। देखो तो जरा, हमारे ढाबे में कितने लोगों की भीड़ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी आने लगे हैं। मीना और राजू दोनों बहुत खुश थे। अब हर दिन मीना और राजू दोनों ढाबे में मेहनत करके अपना काम किया करने लगे। राजू सारे लोगों को आवाज देकर अपने ढाबे में बुलाया करता था। आइए आइए, हमारे इस बांस के ढाबे में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे राजू भाई, मुझे भी खाना खिला दो। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह से घर भी नहीं गया। आज मैं तुम्हारे ही ढाबे में खाना खा लेता हूँ। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ भाई, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। गांव के लोग खाना खाते हुए राजू से कहते हैं, अरे वाह राजू, एक तो तुम्हारा इतना अच्छा बांस का ढाबा, ऊपर से यहाँ बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने में तो मजा ही आ जाता है। ऐसा आनंद और कहाँ मिल सकता है। आज तो मैं खाना खाकर बहुत खुश हो गया। इस तरह देखते ही देखते राजू और मीना की जिंदगी बदल जाती है और दोनों अमीर बन जाते हैं। राजू मीना की जिंदगी ऐसे बदलती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। अब दोनों की जिंदगी में कोई भी गरीबी नहीं थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे।